करेंगे हम अपने सत्र की। पहला सत्र, चूंकि हमारे मेहमान हमारे बीच में हैं, पहली कतार में बैठे हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा कृषि मंत्री जेपी दलाल का। मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश इस सत्र का संचालन करेंगे। आयुष, आप मंच पर आइए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सत्र हमारा, और गर्मजोशी से स्वागत कीजिए। गुलाबी ठंड का मौसम जरूर है, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से गर्माहट हमारे मंच तक महसूस होनी चाहिए। ओवर टू यू आयुष। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल। तो जैसा कि सोनल ने आपको बताया, आज हम लोग कैपिटल डायलॉग में राजधानी में मौजूद हैं। कैपिटल डायलॉग में हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और आज बहुत सारे महत्वपूर्ण सत्र रहेंगे जिसमें अलग अलग विषयों पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो राजनीति है वो किस दिशा में है, और दूसरा ये है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा कहां तक पहुंचा है, इस पर भी चर्चा। और साथ ही साथ आज कई और महत्वपूर्ण इवेंट होंगे जिसमें हम लोग द डेली गार्जियन, संडे गार्जियन का हम लोग अपना चंडीगढ़ एडिशन भी लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री भी हमारे साथ होंगे, वो इस लॉन्च के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो अलग अलग विषयों पर चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है जिनके साथ हम लोग आज के अपने इस इवेंट की शुरुआत करने वाले हैं। सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। जेपी दलाल साहब, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। दलाल साहब, क्योंकि आज हमारे इवेंट में हम लोगों का जो थीम है विकसित भारत और विकसित हरियाणा, आपका जो महकमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के हम लोग ना तो हरियाणा के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, ना ही देश के डेवलपमेंट की। आप अपने इस डिपार्टमेंट को कैसे देखते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन आप कैसे देखते हैं, अगर हम लोग विकसित हरियाणा या विकसित भारत की बात करें तो? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा का, संडे गार्जियन का, जो ये आयोजन इतना बड़ा आपने किया है, और मुद्दा जो रखा है वो भी बहुत ही शानदार है। और आज हमारा देश तेज़ गति से विकास कर रहा है। कई एयरपोर्ट चल रहे हैं, कई हाईवे बन रहे हैं, कई मेट्रो का काम चल रहा है, और किसान के जो खेत के अंदर भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मुद्दा ये नहीं है कि आज विकास कितना तेज़ गति से चल रहा है। हमें थोड़ा सा कष्ट होता है कि जब देश को आज़ादी के वक्त पहले जो 15-20 साल थे, अगर उस वक्त ये गति होती तो जिस तरह से आज बात चलती है कि दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम 3-4 साल में पहुंच जाएंगे, आज से 20-25 साल पहले भी ये हो सकता था, हम विकसित देश हो सकते थे। लेकिन देर हुई, कोई बात नहीं, हमारा नेतृत्व आया मोदी जी का, और आज सही पटरी पर देश है। और इससे हमारा जो कृषि का क्षेत्र है वो भी बड़ा ज़बरदस्त प्रभावित है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, सबसे ज़्यादा ध्यान उन्होंने कृषि की तरफ दिया। खेती बाड़ी में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, बीज से लेकर बाजार तक किसान की हैंड होल्डिंग कैसे हो, सॉइल हेल्थ कार्ड बने, केसीसी बने, फसल बीमा योजना आई, मंडियों का काम हुआ, फसल बोने से पहले भाव दें, और उससे जो है धीरे धीरे करके जो कृषि से लोग उल्टे हटते जा रहे थे, हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग कृषि में दोबारा से जुड़ना शुरू हो गए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो भी विशेष ध्यान रखते हैं कि हरियाणा जो है किसानों का प्रदेश है, और किसान की आमदनी बढ़ेगी, गांव में रोजगार होंगे, तभी हम सही दिशा में विकसित हरियाणा कह पाए। ठीक है, बहुत सारी योजनाओं को हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, और आपने अभी खुद कहा कि आप बीज से लेकर के और बाजार तक पूरा ख्याल किसानों का रखते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण या फिर कुछ कॉन्क्रीट चीजें जो आपको लगता है जब से बीजेपी की सरकार आई, आप लोगों ने सत्ता को संभाला, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें आपने देखा कि बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आप लोगों ने किया, जिससे किसानों को भी लाभ हुआ और उनको आप लोगों ने थोड़ा सा और बेहतर ले जाने के दिशा में जो है प्रयास किए हैं? ऐसे कौन से कॉन्क्रीट काम किए आप लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमने की है कि जो किसान को सस्ते रेट पर पूंजी देना, केसीसी की मात्रा हमने दुगनी की है। किसान का शोषण जो है साहूकार करता था, बहुत उसकी सारी कमाई को किसी तरह से उसकी निकल जाती थी उसके हाथ से, तो उससे पूंजी उसको बढ़ी है। 4% ब्याज पर जो केसीसी का पैसा मिलता है, तो उससे उसको फ़ायदा हुआ है। फिर फार्म मैकेनाइजेशन के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, उससे भी फ़ायदा हुआ है। फसल विविधीकरण के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं दी, मंडियों का निर्माण किया। सबसे ज़्यादा फसल खरीदने वाला हरियाणा प्रदेश है। और आज मुझे एक चीज़ की खुशी है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा भाव बासमती का मिल रहा है, तो आज मिल रहा है 1 लाख रुपए एकड़ का बासमती प्रति एकड़ का किसान पा रहा है। तो मुझे किसान का पुत्र होने की वजह से, किसान परिवार से संबंध रखने की वजह से मुझे खुशी है। और इसी तरह से हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, 14 फसलें हम खरीदते हैं, और किसान को जोखिम फ्री करने का काम किया है। हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यहाँ लेकर के आए, तो बहुत सारा दुष्प्रचार हुआ कि इससे किसानों को नुकसान होगा,
लेकिन आज स्वेच्छा से लोग बीमा करवाते हैं और जो जोखिम है उससे उनको मुक्ति मिलती है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया कि जो एमएसपी डिक्लेयर करते थे वो हमेशा फसल जब आ जाती थी तब डिक्लेयर करते थे। अब हम फसल बोने से पहले भारत सरकार एमएसपी डिक्लेयर कर देती है। किसान को पहले से पता होता है कि उसको गेहूं बोने में ये भाव मिलेगा, धान बोने में ये मिलेगा, कपास बोने में ये मिलेगा। वो निश्चय कर सकता है कि उसको किस चीज़ में ज़्यादा फायदा है। और इसी तरह से जो मंडियों का निर्माण किया और फसल विविधीकरण की तरह से नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को फायदा हुआ है। जब हरियाणा बना था, मुझे याद है, मैं छोटा सा था, 1 एकड़ की गेहूं निकालने के लिए बैलों के पांव से, हमारे पास कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, तो 1 महीना लगता था। आज सारा इतनी मशीनरी आ गई है, एआई का ज़माना है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तरह तरह की वर्टिकल फार्मिंग है। और ये चीज़ें कर करके छोटे छोटे केस में ऐसे किसानों को फायदा हुआ है। मैं भी देखता हूं क्योंकि आप लोग इनोवेशन के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, स्पेशली आप तो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के को लेकर के बड़ा कंसर्न रहते हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग फसल डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करते हैं, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी चीज़ों को आप लोग लेकर के आते हैं, इसमें कितनी सफलता आप लोग प्राप्त कर पाएँ? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर आप कैसे लेकर के जाएँ किसानों को, और वो उनके लिए फायदे का भी सौदा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, वो कोई मैं कहता हूं कि राजनीति का आदमी नहीं है। वो दूरदृष्टि से आगे वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। उनको पता है, उन्होंने कहा है कि भाई हरियाणा के अंदर पानी का अपना स्रोत नहीं है, पानी हमारा जो है ख़त्म होता जा रहा है, धान के क्षेत्र को कैसे कम करें। इसलिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ हमने देना शुरू किया कि प्यार से किसान जो दूसरी फसल बोएगा उसको प्रति एकड़ 7,000 रुपये देंगे। इसी तरह से कि धान को जो है पराली जलाने की समस्या आई, तो उन्होंने कहा कि डीएसआर जो डायरेक्ट सीडिंग से धान बोएगा थोड़ा सा पहले बोलेगा और उसको जो पराली जलाने का जो समय होता है उसमें स्लॉट ज़्यादा मिल जाए। 4,000 रुपये प्रति एकड़ उसको देते हैं। बाजरा के लिए हम अलग से पैसा देते थे, तिल वगैरह के लिए अलग से पैसा देते थे। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि जो एमएसपी पर बाजरा खरीदा है, हमारे पड़ोस में राजस्थान है और सरकारें हैं, वहाँ बाजरा 1,200-1,500 रुपये बिकता था, हमारा बाजरा 2,500 रुपये बिकता है। और मोदी जी की दूरदृष्टि देखिए, मोदी जी ने 3 काम किए थे कि हमारा जो योगा का किया, फिर सोलर का अलायंस का किया, फिर उसके बाद क्या किया कि मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। दूरदृष्टि की वजह से ये है कि हमारे यहाँ बाजरा, मोटा अनाज हमारे पूर्वज खाते आए और यूरोप अमेरिका में इसकी कंजम्पशन नहीं होती थी। सब बताते हैं कि सबसे पौष्टिक अनाज यही है। और जब से मोदी जी ने प्रचार किया है, हर साल भाव बढ़ा के जो बाजरे का भाव गेहूं से ऊपर हो गया है। और पीछे G20 के अंदर सब जगह हमने किया। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस चीज़ को मोदी जी का हाथ लग जाता है उसके भाव बढ़ेंगे। हरियाणा का किसान खुशहाल होगा, राजस्थान का किसान खुशहाल होगा। बिल्कुल। लेकिन जेपी दलाल जी, क्योंकि जब भी कुछ आप लोग नया करते हैं या कोई नए इनोवेशंस होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में थोड़ा सा लोगों को एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे अब आप लोगों ने हर चीज़ के लिए एक पोर्टल शुरू किया, विपक्ष का ये कहना है, या हम लोग अक्सर देखते हैं किस तरह से कभी कभी किसान भी उन सारी चीज़ों को लेकर के बात उठाते हैं कि पोर्टल की वजह से कभी कभी थोड़ी परेशानियां भी होती हैं, या विपक्ष कहता है कि आप लोग पोर्टल में उलझा देते हैं इस तरह की योजनाओं को ला करके। इसको कैसे देखें? कोई भी चीज़ नई शुरू होती है तो थोड़ा बहुत समझ में लोगों को नहीं आती। दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण था, डीजल के व्हीकल थे, उसको बंद किया, बड़ा विरोध हुआ था। आज सीएनजी आ गया तो उसके बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण है। और ये जो आजकल के बच्चे हैं टेक्नोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं। दुनिया के सारे विकसित देश है, मैंने बहुत सौभाग्य मिला है घूमने फिरने का, और कोई लोग नेताओं के नहीं पूछता, किसी को बिचौलियों की जरूरत नहीं है। जिसको जो हक है, जिसको सरकार की नीति का है, वो डायरेक्ट उसको मिल जाता है। और हमने इस पोर्टल की वजह से ही किसानों का सशक्तिकरण किया है। हरियाणा के अंदर, देश के अंदर ऐसा होता था कि फसल किसान की, खरीदार सरकार, और पैसा कोई तीसरा आदमी ले जाता था। इस जब से हमने पोर्टल चालू किया है, जिसकी फसल है जो मंडी में बेचता है, डीबीटी से उसके खाते में पैसा देते हैं। और ये पोर्टल की वजह से ही सारी सरकार का धान का पैसा, गेहूं का पैसा, उसकी भाव का पैसा 72 घंटे के अंदर हम किसान को पैसा दे देते हैं। 6-6 महीने तक पैसा किसान की फसल का उसके घर में नहीं पहुंचता था। और मैं समझता हूं कि कोई आदमी ये कहता है कि पोर्टल को बंद करूंगा, इसका मतलब वो किसान
हितैषी नहीं सोच रहा है, किसान का विरोध कर रहा है। वो चाहता है कि किसान विकसित ना हो, किसान इसी तरह से दबा रहे और जो बिचौलिए लोग हैं वो किसान का शोषण करते रहे। एक चीज और हम लोगों ने देखी, अभी आप लोगों ने गन्ने का भी जो प्राइस है उसको तय किया और उसके बाद आप लोगों ने तो 22-23 और 23-24 का भी आप लोगों ने तय कर दिया। इसको लेकर के भी विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए और ये कहा कि साहब पहले से ही आपने कर दिया। और दूसरा ये है कि किसान अब ये कहेगा कि नहीं, हमको 400 से ज्यादा देना आपको गन्ने का जो भाव है। ये जो आप लोगों ने किया, इसको कैसे देखते हैं और विपक्ष के जो आरोप हैं उसका क्या जवाब है? आयुष जी, किसान हरियाणा के अंदर गन्ने के किसान भी हैं, धान के किसान भी हैं, बाजरे के किसान भी हैं, कपास के किसान भी हैं। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी होती है कि सबको कुछ न कुछ सरकार का लाभ मिले। गन्ना का रेट हमारा जो है मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल से फर्स्ट सेकंड में आता है। पंजाब का 5 रुपये ज़्यादा बताते हैं हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भाव देते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी पेमेंट करते हैं और गन्ने के नए नए बीज लाने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरह से और हमने जो काम किया है कि बाजरे वाले किसान को ज़्यादा रेट मिले। फिर 7-8 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो जिसके अंदर फसल ही नहीं होती, वो जल भराव की वजह से सेमग्रस्त हो गई थी। पहली बार हमने उसको पानी निकाल करके नालों में डाल करके उसको खेती के लायक बनाया है। पिछले साल 30-35 हज़ार एकड़ को ठीक किया। उन किसानों को 5-7-10 साल से 1 रुपये की आमदनी नहीं होती थी, हमने उसका इलाज किया। इस साल हम 70,000 एकड़ का कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसा भी इलाका है, जिस क्षेत्र की जो समस्या है, सबको जो हमारे खजाने को देखते हुए सबको उसका लाभ मिले और ये मिल भी रहा है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बीमा योजना का लाभ हरियाणा के किसानों को मिला है। 7,500 करोड़ रुपए किसानों को खाते में। दलाल साहब, क्या वजह थी? हम लोगों ने पीछे देखा कि मुआवजे को लेकर के भी किसानों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। अगर आप लोग सबसे ज्यादा दे रहे हैं तो फिर इस तरह के जो बीच बीच में हम लोग देखते हैं विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं या किसान आकर के बैठ जाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, क्या कारण है फिर उसके? मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं कि जब से मोदी जी आए हैं, मनोहर लाल जी आए हैं, विपक्ष हमारी है वो सीधी राजनीति नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपने वक्त में किसानों के लिए अच्छी नीति नहीं बनाई और वो अपनी जो है कोई आगे अच्छी नीति बनाने की उनकी नीयत भी नहीं है। वो एक छापामार युद्ध करना चाहते हैं, कुछ लोग भेज करके, कुछ लोग धरना प्रदर्शन ये करके ये समस्याएं पैदा करते हैं, कभी हाईवे जाम करते हैं। किसान भाई इसमें मुख्य तौर पर नहीं है और इसका परिणाम भी है कि किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। यहाँ पर जो है किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे किसान भाइयों का, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ उनको। उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। आप किसान शब्द एक इतना बड़ा शब्द है कि उसके अंदर सभी समाहित हो जाते हैं। इस किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, कोई आंदोलन करने वाले परमानेंट लोग भी हो सकते हैं। और अभी जो उनको पता है विपक्षी पार्टियों का कि किसान के लिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो भ्रम फैलाने के लिए ये काम करते रहते हैं। ना तो कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए बीमा दिया, ना उनके वक्त में कोई ऐसी नीति थी जो खराबे की नीति थी। उसका मेरे पास डाटा है, बीमे का पैसा उन्होंने दिया नहीं। हमने 4,500-5,000 करोड़ रुपया खराबे का पैसा दिया। उनके वक्त में 10 साल में 1,000-1,200 करोड़ रुपये दिया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा के अलावा जो प्रधानमंत्री का जो पैसा जाता है किसान को 2-2 हज़ार रुपये, 4,500 रुपये वो गया है करोड़ रुपये। 15-16 हज़ार करोड़ रुपये तो डीबीटी से हम सीधा उनको दे चुके हैं। सबसे ज़्यादा फसलों का भाव हमने दिया है, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसानों को फसल विविधीकरण के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी, पूरे मैं समझता हूँ कि एशिया की भी सबसे बड़ी हो सकती है, वो कन्नौर के अंदर हम बनाए जा रहे हैं। 2600 करोड़ का टेंडर हो चुका है, 10,000 करोड़ की उसमें लागत आएगी। वो मंडी बन जाएगी, वहाँ से पैक होकर के शॉर्टिंग ग्रेडिंग होकर के विश्व स्तरीय उत्पाद होगा, वो वहाँ से दुनिया की मार्केट में जाएगा। किसान को माल बेचना नहीं आता, हम किसान को माल बेचना सिखाने जा रहे हैं। पिछले दिनों में जापान गया, हमने नेगोशिएट किया, जीका लोन है जापान गवर्नमेंट के सहयोग से 2,700 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बना करके ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पैक हाउस बना करके, कोल्ड स्टोरेज बना करके, वैल्यू चेन बना करके किसान का प्रोडक्ट जो है विश्व स्तरीय उसकी पैकेजिंग करके हम उस मंडी में ले जाएंगे। वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक आएगा, वो उसको जाएगा, तब जाके किसान को इस तरह से सुविधाएं हम दे रहे हैं। हमने इतने काम किए हैं और इससे परेशान है विपक्ष, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
सीधी तौर पर एक कोई पक्ष का आदमी 1 घंटा आपके चैनल पर मेरे से बहस करना चाहे तो आंकड़े बताएंगे कि वो कहीं हमारे सामने टिकते नहीं, हमारे साथ अभी विपक्ष के भी लोग होंगे, हम उनसे भी सामने करने को मैं तैयार हूँ। मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। लेकिन दलाल साहब, एक चीज और हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये जेन्युइन समस्या किसानों के साथ रहती है और खासतौर से खाद की समस्या होती है जब भी क्रॉप लगानी होती है, और अक्सर हम लोग देखते हैं कि लाइनों में भी लगना पड़ता है और किसान थोड़ा परेशान होता है। ये क्यों हो रहा है, उसको कैसे आप लोग सही करेंगे? मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने कोरोना के संकट के वक्त इतना देश का अच्छा प्रबंधन किया और जो समस्याएं थी, कृषि को उससे लॉकडाउन से बंद भी रखा, खुला भी छोड़ दिया। और उस वक्त आपको मैं बताता हूं कि हमने जो खाद दी है 270 रुपये का यूरिया का कट्टा 3-3 हज़ार रुपये से विदेश से ला कर दिया था। आज से 4-5 साल पहले खाद की सब्सिडी, एनुअल सब्सिडी भारत सरकार की 50,000 करोड़ रुपए थी, जो इस वक्त 2,50,000 करोड़ रुपए है। मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने खाद के रेट नहीं बढ़ाए। जो डीएपी का कट्टा था 1350 रुपये वाला 6-6 हज़ार रुपये का ला करके हमने दिया है। और इसमें कालाबाजारी है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनको कमर्शियल रेट की खाद लेनी चाहिए, वो 5,000 रुपये 4,000 रुपये का बात है। इसलिए हम खाद को बेचते हैं पीओएस के माध्यम से, एक किसान अपने आईडी के माध्यम से अपने उपयोग की खाद ले जाए, इसलिए लाइन लग जाती है। खाद की कोई कमी नहीं है, कभी भी नहीं हुई। और खाद की कमी होती तो हमारा किसान की प्रोडक्शन कम हो जाता। अभी मैं इसमें ये जरूर है कि खाद को कभी कभी लाइन लग जाती है, और उसकी वजह ये है कि खाद आदि, एक यूरिया डीएपी वगैरह जो इफ्को की है, क्रिप्को की है, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, अंबुजा वगैरह वगैरह कुछ कंपनियां हैं, हर एक दुकान, कभी तो एक गाड़ी का रैक आता है, वो अपनी डीलर बैठे हैं, उनकी दुकान पे खाद होती है, दूसरे पे ख़त्म हो जाती है। कभी दूसरी गाड़ी का रैक आता है दूसरी कंपनी का, वो किसी दूसरे ज़िले में होती है। लेकिन ये हमारे कांग्रेस के नेता जिस पे खाद नहीं होती वहाँ जाके लाइन लगा करके वीडियो डालते हैं। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब का ज़माना है, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई कमी नहीं है खाद की, पूरी भरपूर मात्रा में खाद है। और इसका मैं धन्यवाद जो करता हूँ कि भारत सरकार का, कि इतने ज़्यादा 2,50,000 करोड़ रुपये साल का खाद पे सब्सिडी दी है, लेकिन किसान के लिए भाव नहीं बढ़ाया। जेपी दलाल जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा आपसे इस विषय में समझना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि अब केंद्र सरकार का आप लोगों को बड़ा सहयोग मिल रहा है। क्रॉप के अलावा मैं देखता हूं कि आप अक्सर लोगों को फिशरीज या इन सारी चीजों के लिए भी बड़ा प्रमोट करते रहते हैं। उससे कितना किसानों को आप जोड़ पाए और उसका लाभ कितना मिला किसानों को? मेरी ये सोच है, मैं खुद फार्मर हूँ, खेती करता हूँ, और जो परंपरागत खेती से कुछ हटके खेती करेंगे तो ही आदमी की आमदनी बढ़ेगी। मैं एक किसान को जानता हूँ, जीटी रोड पर है सोनीपत में, 1 एकड़ के अंदर उसने 40 लाख रुपए की लिली के फ्लावर बेच करके कमाई की है। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि हरियाणा के अंदर कोई वाटर बॉडी नहीं है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, और हमारे यहाँ जो है 2,000 करोड़ रुपए की मछली पैदा होती है। और किसी को अगर हम कहें कि बालू रेत के टीले में मछली पैदा होती है तो कोई हमारी बात को मानेगा नहीं, लेकिन मैं आपको चल के दिखाने को तैयार हूँ। सरसा में, फतेहाबाद में। कैसे किया आपने फिर ये? कैसे किया? हमने बालू रेत का, जहाँ जमीन खारे पानी की थी, सैलिनिटी थी, समुद्र जैसा पानी था, उसमें कोई फसल नहीं होती थी, सिर्फ बारिश हो जाती थी, कभी एक आध बाजरा ज्वार उसमें बो लेते थे। वहाँ हमने किसानों को प्रेरित किया, भारत सरकार से स्कीम लेके आए, और हमने वहाँ पर 2.5 एकड़ के अंदर 20-22 लागत से तालाब बनवाए, ट्यूबवेल लगवाया, एरिएटर दिए, बिजली का कनेक्शन दिया। साउथ से जाकर के समुद्र के जो मच्छी पैदा झींगा होती है उसका बीज लेके आए, उन किसानों को दिया, और एक किसान ने 2.5 एकड़ के अंदर 6 महीने के अंदर 15-15, 20-20 लाख रुपए कमाए। इस वक्त हरियाणा के अंदर 3,000-4,000 एकड़ के बीच में झींगा उत्पादन शुरू हो गया है। 15,000 मीट्रिक टन का झींगा उत्पादन होता है। और मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर 10,000 किसान के बच्चों को झींगा उत्पादन करवा करके करोड़पति बनाऊंगा, और मैं जो चीज बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। चलिए, और मुझे लगता है कि मैं भी ये कि आप जो बोल रहे हैं उसका फायदा किसानों को मिले, और आप इसको टीवी से करता हूं। आप मेरी बात ना मानिए, किसानों के पास जाइए, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि रेगिस्तान के टिब्बे के अंदर जहां पानी की बूंद नहीं होती, वहां धरती का पानी निकाल करके तालाब बना करके विश्व स्तरीय झींगा पैदा करके अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है।
बहुत बड़ी बात। लेकिन जेपी दलाल साहब, एक चीज और थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने किसान को सशक्त किया है, किसान की जेब में आप लोग अब जो पैसा है वो डाल रहे हैं, तो साथ में ये चीज भी उसके जुड़ जाती है कि अब जो लोगों की लागत है, किसान की जो लागत है वो बढ़ गई। अगर आप उस प्रपोर्शन में देखेंगे तो किसान को उस तरीके से आमदनी नहीं हो रही, हर चीज का लागत मूल्य जो है वो बढ़ा है। तो इसको कैसे आप लोग बैलेंस करेंगे? अगर आप लागत एक तरफ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप पैसा दे भी रहे हैं तो उसका कोई लाभ देखिए, नहीं किसान से संबंधित ये सही है कि इन्फ्लेशन होती है, लेकिन जो किसान से संबंधित चीज़ें हैं, हम पानी का कोई रेट चार्ज नहीं करते। 9 साल से बिजली का रेट हमने नहीं बढ़ाया। किसान को ट्यूबवेल का अगर कमर्शियल रेट लें, घर की बिजली का रेट लें, 1.5 लाख रुपए लगता है। 6,500 करोड़ रुपए जो है सब्सिडी हम देते हैं ट्यूबवेल्स पर। और इसी तरह से खाद का रेट जो है यूरिया का पिछले 10 साल से वही का वही है। DAP का रेट 1150 से सिर्फ 1350 किया है। और नहरों का काम हमने किया है, पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है, खेतों में टैंक बनाने के लिए हम छूट दे रहे हैं। और हर साल हम जो है किसान जो फसलों के भाव है बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी हम किसान से कहते हैं, भाई परंपरागत फसल है, इससे थोड़ा सा हटें, कोई नई नई विद्या सीखें, नई नई चीज़ सीखें, फूलों की खेती करें, मछली पालन करें, डेयरी का काम करें, प्रोसेसिंग का काम करें। और सबसे ज़रूरी ये है कि अपने माल की वैल्यू एडिशन करके उसको बेचना सीखें। किसान के खेत में जो फसल होती है वो 5 रुपये किलो होती है, तो बाजार तक आते आते वो 30 रुपये हो जाती है। बिचौलिए पैसा उसका खा जाते हैं। किसान के बेटे इस चीज़ को सीख लेंगे कि अपना फसल को बेचना सीख लेंगे, और जो बीच वाले पैसा खा जाते हैं वो किसान को मिल जाए तो किसान में समृद्धि आएगी। दलाल साहब, एक चीज़ और है, अभी हम लोगों ने देखा, और खासतौर से दिल्ली NCR या इस पूरी बेल्ट को हम लोग देख रहे हैं, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या, और उसमें भी एक बड़ा कारण हम लोग देखते हैं पराली को मान लिया जाता है। हालांकि पराली ही सिर्फ कारण नहीं है, लेकिन एक बड़ा कारण उसको मानते हैं। इसका प्रबंधन किस तरीके से? क्योंकि हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी जब अपनी टिप्पणी की तो उसमें उन्होंने कहा कि आप हरियाणा से एग्जाम्पल लीजिए कि कैसे जो पराली का प्रबंधन है वो किया जाता है, और पंजाब को भी उन्होंने एक तरीके से इस बात को कहा था। ये कैसे किया आप लोगों ने, और अभी भी आप लोग उसको और कितना और बेहतर करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं? आयुष जी, दिल्ली हमारा देखिए राष्ट्रीय राजधानी है, हमारा मान सम्मान है, दुनिया भर के लोग वहाँ पर आते हैं, और वहाँ पर जो प्रदूषण होता है वो एक गंभीर समस्या है। लेकिन दुर्भाग्य से उस प्रदूषण का जिम्मेदार अकेला किसान को ठहराते रहे हैं। खास करके हमारे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं केजरीवाल जी, वो हरियाणा पंजाब के किसानों को ठहराते गए। हमने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी मशीनें दी। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो किसान पराली नहीं जलाता उसको सीधे हम 1000 रुपये भी देते हैं। पराली कंजम्पशन के लिए हमने एथेनॉल प्लांट लगाए हैं। पराली को कंजम्पशन के लिए हमने गौशाला के अंदर वो पराली का कंजम्पशन का काम किया है, और सख्ती भी की है। और हाथ जोड़ के मैं एक चीज़ को स्वीकार करता हूं कि हरियाणा के किसान ने हमारा जितना साथ दिया है, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि अगर प्रबंधन का देखना है तो हरियाणा से सीखिए। किसानों ने हमारा जो माथा ऊपर किया है और उन्होंने हमारी बात को माना है। और हम ये समझते हैं कि बार बार किसान को ऊपर दोषारोपण करना उचित नहीं है। ये तो आप आंकड़े बोलते हैं कि जो नासा के सैटेलाइट से आंकड़े बोलते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे कम लगभग 2-2.5 हज़ार के बीच में आग जलने की घटना हुई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पश्चिम से हवाएं आती हैं, हमारे पड़ोस में 15,000, 20,000, 25,000 आगजनी की घटनाएं हों। दिल्ली जुआ जाने से पहले तो हमारे कैथल में, हमारे गुड़गांव में, हमारे जींद में प्रदूषण फैलाता है। हम पराली का ना जलाने के बावजूद भी हमारा दम घुट जाता है। हम तो हाथ जोड़ के एक ही चीज़ कहते हैं कि अब सभी मिल करके, चाहे वो उसमें दिल्ली की सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, इसको एक मिलजुल करके काम करें। अकेला किसानों पर दोषारोपण ना करें। और दिल्ली में जो प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं उसको उसके बारे में नहीं, बिल्कुल सही बात आपने की, और ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी भी उतनी ही है, आपकी भी उतनी है, और प्रदेश की जनता की भी उतनी है। और मुझे लग रहा है कि आपने जो जनता से या जो प्रदेश के लोगों से आह्वान किया उसका भी जो असर है वो पड़ेगा। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो वादा इस मंच से कर करके जा रहे हैं उसका भी जो फायदा हमारे प्रदेश के किसानों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया दलाल साहब हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए। तो कैपिटल डायलॉग में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और सेशन महत्वपूर्ण उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।